सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। अगर आपकी साथियों अग्निवीर की परीक्षा है तो इन सामान्य ज्ञान के 250 प्रश्नों को अपने जहन में बिठाकर जाना, क्योंकि इस क्लास में साथियों पूरी सामान्य ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है। तो 250 प्रश्नों को साथियों आपको बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा अगर आपको परीक्षा को फतेह करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। यह आपको बताना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पहली बात कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल ये कहां पर स्थित है, जो कि हड़प्पा का एक सभ्यता स्थल है साथियों, जिसका नाम है लोथल। ये गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या ये सिंध में है। तो ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये परीक्षा में प्रश्न आपसे बनेगा तो आपको रखना है ध्यान। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का यानी कि दशराग युद्ध का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जिसका उल्लेख जो किया गया है ऋग्वेद में किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? दशराग युद्ध का वर्ण जो किया गया है साथियों, तो ये ऋग्वेद में जिसका जिक्र किया गया है दशराग युद्ध का, तो ये किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस नदी का नाम साथियों क्या था? परशुणी उस नदी का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वल्लभी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस जैन सभा में, तो वल्लभी में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कि जैन धर्म का अनुयायी कौन था मध्यकालीन में। तो अगर साथियों बात करते हैं यहां पर हेमचंद्र सूरी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि जैन धर्म के ये अनुयायी थे, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन है जो मध्यकालीन विद्वान थे और जैन धर्म के अनुयायी थे? तो हेमचंद्र सूरी इनका नाम था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न साथियों मैं आपको बताता हूं, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। जो भक्त तुकाराम थे ये बाबर के समकालीन थे, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो किसके समकालीन थे साथियों? जहांगीर के समकालीन थे। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, सबसे पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। तो जब वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था साथियों? वेंकट द्वितीय था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो लंदन में जो इंडियन हाउस की स्थापना हुई थी, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन हाउस की स्थापना कहां हुई थी, तो लंदन में हुई थी। किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहां पर जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे जिनका भी अग्निवीर की परीक्षा होने को है। तो निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? लेकिन तीन विकल्प एक ऐसे विकल्प होंगे जो कि स्वराज पार्टी से संबंधित होंगे। तो अगर बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो ये स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। सीआर दास भी हैं, एनसी केलकर भी हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी, बताइए।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है किसके कार्यकाल में हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1885 में होती है। और 1885 में कौन वायसराय होते हैं, लॉर्ड डफरिन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एकमात्र प्रश्न से 4 प्रकार के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बनेंगे, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इनमें से साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए, तो अगर बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मीय समाज की आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, यहां पर लिखा हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो क्या आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की, तो बिल्कुल नहीं की। किसने की साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो पूछा जा रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, ये वाला आपका सुमेलित नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने की। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राधा स्वामी सत्स की स्थापना किसने की, तो तुलसी राम ने की। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। M.A. जिन्ना ने, क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो साथियों ये किसने लिखा था, ये किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको ध्यान रखना है। ये किसका कथन है, सुभाष चंद्र बोस का है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगर बात करें गांधी सागर भी है और जवाहर सागर भी है, चंबल घाटी से संबंधित है। इसलिए कौन सा संबंधित नहीं है, तो तीसरा नहीं है और चौथा नहीं है। तो यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि तीसरा और चौथा, तो बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। काकीनाडा है, नेल्लोर है, आनगोले है या विजयनगरम है। चलिए, तो काकीनाडा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या है साथियों, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत संभाव्यता वाला है, बताइए। सबसे ज्यादा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो सौर शक्ति आपको मालूम होना चाहिए। सौर शक्ति इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि ये 250 प्रश्नों में संपूर्ण सामान्य ज्ञान को साथियों कवर किया जा रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी आशा करता हूं कि पूरी क्लास यानी कि 1 से लेके 250 प्रश्नों तक क्लास आपको अटेंड करना है। सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। और साथियों अग्निवीर परीक्षा में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं 250 प्रश्नों में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए किसी भी तरीके की रिस्क आप लोग ना लीजिए और क्लास पूरी देखकर जाइएगा। 70वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की जब हम बात करते हैं तो गोंड जनजाति इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर बात करते हैं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई बताइए। तो पहला वाला ऑप्शन जब हम देखते हैं नाथुला दर्रा यहां पर है, तो नाथुला दर्रा क्या भाई अरुणाचल प्रदेश में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में है। तो पहला ही साथियों सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पालघाट दर्रा कहां पर है, केरल में। क्योंकि प्रश्न आपसे बनेगा, एग्जामिनर प्रश्न आपसे सिंगल रूप से देगा, पूछेगा पालघाट दर्रा बताइए किस राज्य में है, तो केरल में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में है।
पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे साथियों प्रदूषण को घटाते हैं, क्यों? क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि साथियों ये अवशोषण जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। तो जो महासागर है इसमें जल स्तर का वृद्धि हो रहा है, जल के स्तर में, तो इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या कारण है साथियों? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा। तो साथियों बात करें इस प्रश्न का, सही उत्तर आपका जो होगा वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघल रही है, इस वजह से महासागरों में जल के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है साथियों? वृक्षों के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा को अगर दिश धारा में परिवर्तित करना होता है तो किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टर का, ट्रांसफर का, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमीटर का या रेक्टिफायर का। किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों? आपको ध्यान रखना है रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है जब जब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, वह क्या कहलाती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको साथियों प्रिंसिपल अक्ष कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक उत्तल लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह, एक समतल प्लेट की तरह। ये प्रश्न साथियों परीक्षा में आपकी पूछा जाता है और प्रश्न दोबारा से ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पानी के अंदर हवा का एक जो बुलबुला होता है ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि वह धातु जो एसिड एवं एल्कली निकालती है कहते हैं कि सात क्रिया करके हाइड्रोजन। यहां पर साथियों कुछ मिसिंग लग रहा है, आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं साथियों कि वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसे जिंक कहा जाता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का, टिन का या कार्बन का। तो जब स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है तो उसमें लौह के साथ साथियों क्रोमियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से क्या है, अन्य तीनों से भिन्न है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट क्या होता है? ये लोहे का अयस्क होता है। तो हेमेटाइट जो होता है ये भी लोहे का अयस्क होता है, और मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क होता है, और लिमोनाइट भी जो है तो वो लोहे का ही अयस्क होता है। ये सारे तो ऊपर वाले जो तीन है ये सारे लोहे के अयस्क होते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर बॉक्साइट की तो ये लोहे का अयस्क नहीं बल्कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसलिए इन सब में से जो सबसे अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और अलग है तो यही आपका राइट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि महिलाओं में प्रजननीय क्रिया में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो कौन सा हार्मोन साथियों तेजी से वृद्धि करता है आपसे पूछा जा रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही हार्मोन जो है वो तेजी से वृद्धि करता है। कब? जब महिलाओं में प्रजननीय क्रिया होती है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के बारे में सोच रहे हैं तो उत्तर होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थायीकरण की क्षमता होती है? चावल एवं गेहूं में, मक्के एवं गन्ने में, चना एवं अन्य दलहन में या जूट एवं चावल में।
तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो चना एवं अन्न दलहन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है, यानी कि उस दर के बारे में, उस दर को क्या कहा जाता है जिस पर आरबीआई उधार देती है अन्य बैंकों को। तो उसको बैंक दर कहेंगे, रेपो दर कहेंगे, रिवर्स रेपो दर कहेंगे या ब्याज दर कहेंगे। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय को साथियों समंकों का आकलन जो किया जाता है वो सीएसओ द्वारा किया जाता है या एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है या योजना आयोग के द्वारा किया जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो अगर बात करें साथियों किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को सीएसओ भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं साथियों तो 2 अक्टूबर 1952 आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में इसी दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की अगर जनगणना की अगर बात करते हैं तो भारत में साक्षरता दर की अगर बात करें तो 74.04% थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो अगर महिला साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 65.46% थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी आपने देखा कि भारत में साक्षरता दर इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, तो लगभग 74.04%। लेकिन अगर सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं तो 65.46%, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है। दमन एवं द्वीप का, दादरा एवं नगर हवेली का, दिल्ली का या चंडीगढ़ का। तो अगर बात करें दमन एवं द्वीप की तो इसका साथियों लिंग अनुपात सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फिर से आपके सामने क्या आ गया भाई साथियों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो पहले आपके सामने साथियों शहर लिखें, उसके बाद हवाई अड्डे लिखें। अगर बात करें कानपुर में यानी कि चकेरी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। बाबतपुर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं ये प्रश्न सिंगल तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से अमौसी हवाई अड्डा जो है वो कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन के रूप में लखनऊ होगा। लखनऊ आपको याद रखना है। अगर बात करें फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आगरा में स्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि यह रायबरेली में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री जो है यानी कि कितनी अवधि तक, कितने समय के लिए एक मंत्री जो है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है। तो कितने समय तक साथियों, 6 महीने तक, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1997 में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति ने या ग्राम नगर संबंध समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि 1997 में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये कथन किसने कहा था। तो साथियों ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो हृदयनाथ कुंजरू का नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि इन्होंने यह बात कही थी कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए संविधान का
यानी कि भारत के संविधान सभा का गठन जो किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है वो भारत के संविधान का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, शिलप्पादिकारम का लेखक कौन है। शिलप्पादिकारम के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इलंगोवदिगल इनका नाम है। क्या नाम है? इलंगोवदिगल इनका नाम है। और इन्होंने साथियों, इस कृति के लेखक कौन है शिलप्पादिकारम के? तो इलंगोवदिगल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए 45वें नंबर का प्रश्न है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या शंकर देव ने? तो किसके द्वारा साथियों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया? शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भाई इंग्लैंड से ली गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली, ये जो विशेषता है ये किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। तो कौन सा कालक्रम सही है, यानी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इतना तो बच्चा भी बता देगा कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उसके बाद साथियों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद मोरारजी देसाई बनी। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने। तो दो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, उसके बाद तीन आ जाएगा, उसके बाद चार आ जाएगा। तो 21 34 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो शून्यकाल की मतलब की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों कि प्रश्नकाल के पहले के समय को शून्यकाल कहते हैं, नहीं। शून्यकाल का मतलब आपसे पूछा गया है सत्र का पहला घंटा होता है, नहीं। बल्कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक की अगर बात करते हैं तो चित्तरंजन दास की बात करें तो साथियों ये कौन है? ये लेखक है द इंडियन आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या, यानी कि काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? एमिनो अम्ल उपलब्ध कराता है, या ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, या एंजाइम उपलब्ध कराता है, या उत्सर्जन में सहायता करता है? तो मैं आपको बताऊं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। उसके बाद देखिए मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक आपसे पूछा जा रहा है कौन है? यानी कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज होती है, सीसी मक्खी होती है, बालू मक्खी होती है, क्या होती है? तो मादा एनोफिलीज होती है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको रखना है इस प्रश्न का उत्तर, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आवर्ती का मात्रक क्या होता है। साथियों आप सभी लोग जानते होंगे आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक। इसलिए आपका आंसर किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो साथियों अगर बात करें तकनीकी तकनीकी यहां पर पूछा गया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो अलीगढ़ में स्थित है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय है, यानी कि यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थित है वो यूपी के फैजाबाद में स्थित है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
तो लखनऊ की अगर बात करें, यहाँ पर कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1911 में की गई। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई साथियों, पूछा जा रहा है कब की नहीं बल्कि कहां पर की गई। कब की गई? ये तो 1920 में की गई, लेकिन कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो वाराणसी में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ? तो पहली बात तो आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया? 1947 में किया गया। लेकिन फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसकी पार्टी में किया गया? तो जनता पार्टी की सरकार में किया गया। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डीजी, आईजी, डीआईजी या एसएसपी। तो साथियों उनको क्या कहा जाता है? आपको याद होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उनको डीजी कहा जाता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और फायर भी किया गया है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो आपको साथियों सुना अनसुना कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए तो मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। अपने प्राण संकट में नहीं डालने चाहिए तो ऐसा भी नहीं हो सकता साथियों। तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करना चाहिए। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल सबसे सही जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो जो समेकित बाल विकास योजना है इसमें बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, टीकाकरण की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। तो हम लोग इसका उपयुक्त उत्तर क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्ता को क्या कहा जाता है? यानी कि ऑनलाइन तरीके से जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ये आपसे साथियों जो है वो पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या कहा जाता है? उसको चैटिंग ही तो कहा जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है घास के मैदानों में, वनों में, समुद्र में या मरुस्थल में। तो कहां पर मिलती है साथियों? घास के मैदानों में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की साथियों बात आती है तो ये कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? बताने की कोशिश की। चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। 65वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 250 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 8 मार्च इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है। मत्स्य उद्योग से, दुग्ध उद्योग से, या आपका आलू के उत्पादन से नीली क्रांति के संबंध की जब हम बात करते हैं तो मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पूछा जा रहा है सयाद्राद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म की या भागवत धर्म के? तो यहाँ पर जैन धर्म के बात आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? सयाद्राद है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अशोक के कौन से शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया था? 9वें में, 10वें में या 11वें में या 13वें में? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, अशोक का जो 13वां शिलालेख था इसमें इसके कलिंग के आक्रमण के बारे में लिखा था, कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा था। ये आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है बताने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो साथियों वो कौन सा शासक था जिसने किसानों पर सबसे पहले सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो वो कौन थे साथियों? फिरोज शाह तुगलक थे। आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, भाई मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? और मैं भी इसको कई बार करवा चुका हूं। तो ग्वालियर में, कोणार्क में, चेन्नई में या मदुरई में? तो मीनाक्षी मंदिर की जब हम बात करते हैं तो मदुरई आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मदुरई में ही तो मीनाक्षी मंदिर है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है?
तो कठपुतली की जब बात करते हैं साथियों, राजस्थान आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में साथियों कठपुतली लोक नृत्य किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो नहीं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी नहीं, उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार ये भी नहीं साथियों। इन तीनों में से कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हो। वो पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो भारत रत्न होता है, लेकिन भारत रत्न यहाँ पर हमारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इसलिए हमें उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी का चयन करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि लेडी विद द लैंप्स किसे उपनाम दिया गया है, यानी कि किसे कहा जाता है लेडी विद द लैंप, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैंप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए ये वाला हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है। देखिए हो सकता हो आपने खजूर खाई हो, खजूर खाई हो तो खजूर कैसी होती है? मीठी होती है। खजूर माँ से जो होती है मीठी होती है। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर होंगे साथियों? माँ से मीठी और माँ से मध्य प्रदेश। ये ट्रिक अगर आपने याद रख ली तो कभी भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा, आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो यहां पर साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किससे, ठीक है, निम्न में से किसमें अधिक होता है? शुभ मंडल में, मध्यम मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में? तो साथियों किसमें अधिक होता है? तो शुभ मंडल में अधिक होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, आल्पस है, हिमालय है, ये सारे के सारे किस प्रकार के पर्वत हैं? ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये सारे के सारे साथियों किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित प्रकार के पर्वत हैं। रॉकीज की बात आ जाए तो ये भी वलित प्रकार का पर्वत है, एंडीज भी है, एटलस भी है, आल्पस भी है और हिमालय भी है। तो इस प्रश्न के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है कृषि के क्षेत्र में, फैक्ट्री के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में या इन सभी क्षेत्र में। तो अगर बात करते हैं प्रचंड बेरोजगारी हमें कहां पर दिखाई पड़ती है? कृषि के क्षेत्र में साथियों प्रचंड बेरोजगारी हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, परंपरागत अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मैं कहूंगा साथियों भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, बिल्कुल, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, बिल्कुल, यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? अच्छा क्वेश्चन भाई, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो कौन से संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन वो संशोधन है जिसके द्वारा साथियों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है। तो इस प्रश्न के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके उत्तर के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 5वीं, 6ठी, 8वीं या 10वीं? तो अगर बात करते हैं साथियों 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं 10वीं अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? जो उच्च न्यायालय, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं चल रही, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात चल रही है। तो अगर उच्च न्यायालय की जब उनके न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो 62 वर्ष क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यानी कि 62 वर्ष तक साथियों उनकी रिटायरमेंट नहीं होती है, 62 वर्ष बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो अपना पद धारण कर सकते हैं। कब तक? तो 62 वर्ष तक।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है इनकी प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की या मूल कर्तव्यों की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, या लियो टॉल्स्टॉय हैं, या तस्लीमा नसरीन है। तो अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक। ये बहुत पूछी जाती है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है सामान्य व्यक्ति के ब्लड का। तो आपको बताने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें 7 पीएच मान के आसपास, यानी कि 7.35 से लेके 7.45 के बीच होता है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए कि डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है। जो डबल रोटी में साथियों फुलाव लाया जाता है ना, ये कौन सी गैस से लाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या अमोनिया से साथियों। तो बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, डबल रोटी में फुलाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी जा रहा था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि नींबू किस खट्टा, यानी कि नींबू खट्टा जो होता है ये किस वजह से खट्टा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, साइट्रिक अम्ल की वजह से, या एसिटिक अम्ल की वजह से साथियों, या टार्ट्रिक अम्ल की वजह से। तो अगर बात करें नींबू जो साथियों खट्टा होता है वो किस वजह से होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? कानपुर में, लखनऊ में, चित्रकूट में, या बांदा में? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? चित्रकूट में स्थापित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। साथियों थोड़ी तेजी के साथ यहाँ पर हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे, क्योंकि 250 प्रश्नों को हमें करना है और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम समय में 250 प्रश्न आपके कवर करा दूं और आप उनका समय से रहते उनका रिवीजन भी कर लें। तो थोड़ा सा फास्टली यहां पर हमको चलना पड़ेगा। चलिए, तो राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र स्थित है वो यूपी में स्थित है। ठीक है, और यूपी के किस जिले में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूपी के आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो कौन सा लोकनृत्य साथियों ब्रज क्षेत्र का है, ये आपसे पूछा जा रहा, बताइए। तो बात करें साथियों चरकुला नृत्य की, अगर बात करते हैं तो ये कैसा है भाई? ये लोक नृत्य जो है वो ये आपका ब्रज क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको यहां पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के किस विस्तार को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के विशाल इस विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए गठित जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की थी? तो मेरठ की संस्तुति की थी, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है, निर्वाचित संसद के सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 80 संख्या होती है। ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचित संसद के सदस्यों की कुल संख्या साथियों 80 होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस नागरिक के बीच समन्वय स्थापित करना, या संगठित अपराधियों पर छापा लगाना, नैतिक मूल्य का निर्माण करना, या आधुनिकता को बढ़ावा देना। तो इसका सबसे उपयुक्त साथियों जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो अगर आपका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं, उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा? तो ये कथन साथियों किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था, मैं आपको बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
भारत का ध्वज गीत के रचयिता कौन है? अच्छा, भारत का ध्वज गीत कौन सा है? तो झंडा गीत जो है साथियों, ये भारत का ध्वज गीत है। इसके रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, या श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं? बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसका नाम, श्यामलाल गुप्ता पार्षद का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये भारत के ध्वज गीत के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करते हैं तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो सितंबर के बाद अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो किसके शासनकाल में साथियों, यहां पर अगर बात करें डिमेकस भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो बात करते हैं साथियों यहां पर बिंदुसार की। तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था और बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात कहा जाता है। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन या ओजोन गैस? तो अगर बात करते हैं साथियों ओजोन गैस की, तो ये वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। आपका उत्तर भी अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। 100वें नंबर का प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो कब बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून की अगर बात करते हैं तो 16 जुलाई 1856 में बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। बृहदेश्वर मंदिर की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बताइए भाई। चलिए, सबसे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा राम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये दो मुख्य रूप से बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। तो जो संशोधन होता है साथियों संविधान में, ठीक है, अगर बात करें संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। हुसैन सागर झील भारत में कहां पर स्थित है? तो हुसैन सागर झील भारत में साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हुसैन सागर झील आपको मालूम पड़ गई। पिछौला झील की अगर बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है, जो डिजाइन है, अच्छा भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है, बताना है आपको। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। तो गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो ऐसा कौन सा राज्य था साथियों जिसकी जनगणना बढ़ी नहीं बल्कि जिसकी जनसंख्या में कमी आई, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको साथियों बता चुका हूं कई बार कि नागालैंड एक ऐसा है साथियों, एक ऐसा राज्य है साथियों यहां पर जिसकी जनसंख्या में कमी आई, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक रहा, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो रहा था 1926 से लेकर 1931 तक रहा था, 1926 से लेकर 1931 से रहा था। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था, तो किनकी स्मृति में प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि संगीत रत्न पुरस्कार की यहाँ पर बात चल रही है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो ये तो शहनाई से संबंधित है, यानी कि ये शहनाई वादक है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्यपाल, महाधिवक्ता या महान्यायवादी? तो जब हम बात करते हैं राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, तो आंसर किसके साथ जाता है, महाअधिवक्ता के साथ जाता है। यह साथियों राज्य सरकार का एक तरीके की बात करें वकील होता है राज्य का,
ठीक है। और केंद्र का वकील किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत करता है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6, 8, 9 या 12? तो चलिए, यहां पर अगर बात करें भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में समुद्रीय तटीय राज्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, जिसकी संख्या कितनी है? 9 जिसकी संख्या है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बात करें सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो जो मेगास्थनीज भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? किसका शासन साथियों चल रहा था? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष आपसे पूछा जा रहा है भाई किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई। चलिए, जो देखिए लंबी दूरियां होती हैं उनको जो है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल सही है। अष्टदिग्गज की अगर बात करते हैं, तो साथियों अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, अष्टदिग्गज का मतलब है 8 महान साथियों दिग्गज की अगर बात करें तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है, तेलुगु से संबंधित थे। अगर आपसे पूछे कृष्णदेव मंदिर का निर्माण करवाया, सॉरी विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज आंध्र अभिनव की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना। अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की साथियों? कृष्णदेव राय ने ही की। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको यह भी तो मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा जो घोषित किया गया है वो कब किया गया है? चलिए, तो ना साथियों 1989 में 1989 में उत्तर प्रदेश में जो उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है भाई? बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो कुमार गुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, कुमार गुप्त के साथ हैं कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी या करवाई थी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? जैसे कि बेगम हजरत महल की अगर बात करें तो लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। कानपुर की बात करें तो नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो इन्होंने साथियों झांसी की रानी थी ना, तो झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, आधुनिकरण ने मानव के मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों जातिगत दृष्टिकोण में भी किया है, धार्मिक दृष्टिकोण में भी किया है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी किया है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आधुनिकीकरण ने, अच्छा ये तो फिर से रिपीट हो गया भाई। उसके बाद देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी साथियों बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता मैंने आपको बताई थी, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु ने की थी, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जॉर्ज यूले का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इलाहाबाद अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता साथियों जॉर्ज यूले ने की थी। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच था, इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप साथियों पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए, रवि की फसल की समाप्ति समय है, यानी कि रवि की फसल कब समाप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगर बात करें रवि की फसल बोई कब जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में साथियों
साथियों काट ली जाती है, तो मार्च अप्रैल ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यही आपसे साथियों पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आलू के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। आलू के उत्पादन में पहले राज्य की बात चल रही है, तो आलू के उत्पादन में साथियों पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में या बारदौली सत्याग्रह में। तो अगर बात करते हैं साथियों बारदौली सत्याग्रह में, तो यहाँ पर जो बारदौली एक जगह का नाम है, यहाँ की जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका भी आंसर सी था बिल्कुल सही है। अगर मोपला विद्रोह की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो मोपला विद्रोह साथियों यहाँ पर जो केरल के मुसलमान किसान थे, तो ये केरल के मुसलमान किसानों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या, मोपला विद्रोह। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसको साथियों देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, गौतम बुद्ध को या समुद्रगुप्त को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया साथियों वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, कब, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रूबल जो है, रूबल ये किस देश की मुद्रा है। जैसे कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, उसी प्रकार किस देश की मुद्रा रूबल है, इंग्लैंड की, जापान की, रूस की या आपके चीन की। तो बात करेंगे साथियों रूस की। जैसे कि रूबल में भी क्या आ रहा है, रू आ रहा है, और रूस में भी क्या आ रहा है, रू आ रहा है। तो अगर रूबल की बात करें तो ये रूस की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, इतिहास में, नाटक में, नृत्य में। तो साहित्य के क्षेत्र में साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको पहले से ही मालूम होगा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। जो जूट का मैक्सिमम क्षेत्र होता है, ठीक है, मैक्सिमम एरिया किस राज्य में पाया जाता है, सबसे ज्यादा साथियों कहां पर जूट का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो बात करते हैं साथियों जूट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, असम में, बिहार में, ओडिशा में या आपका पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जूट कहां पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में। दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आच्छादन किस राज्य का है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों भारत के जो सबसे मध्य में है, मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन आच्छादन किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में या सारनाथ में या बोध गया में या लुम्बिनी में हुआ था। तो कई बार प्रश्न बन चुका है आपके परीक्षा में, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों लुम्बिनी में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी साथियों जो है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, क्रिकेट खेल में दी जाती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, यह प्रश्न सैकड़ों बार आ चुका होगा, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से। या प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर के आकार के कारण खाना जल्दी पक जाता है। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है साथियों वो बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, यानी कि मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी
मेमोरी किसे कहा जाता है? दो चीजें हैं साथियों, रैम है और रोम है। रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी, रोम की फुल फॉर्म की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं कि कंप्यूटर की मुख्य स्मृति क्या है, मुख्य मेमोरी क्या है, तो रैम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये साथियों आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। कौन सी नदी पर साथियों बनाया गया है इडुक्की बांध? चलिए, तो इडुक्की बांध कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। पेरियार नदी कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। इडुक्की बांध कहां पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, नीति का पंडित कहा जाता है भाई, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसे? हेंसवांग को। और हेंसवांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है साथियों जिसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? जल, पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस? चलिए, तो बिजली के नवीनीकरण अगर संसाधन की बात करते हैं तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताने की कोशिश कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो भारत एक प्रभुता संपन्न है, बिल्कुल भाई, भारत ठीक है। उसके अलावा बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य या भारत समाजवादी लोकतंत्राई गणराज्य या भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या एक गणराज्य? तो जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा जिसमें सारी विशेषताएं हैं वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान का वो साथियों कौन सा भाग है? संविधान का वो भाग है भाग 4, जिसमें जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, वर्ण किया गया है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है, बताइए? 21 जून को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को या 23 मार्च को? अगर बात करें साथियों 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए भाई वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो और यहां तक पहुंच गए हो 144 क्वेश्चन तक, तो साथियों वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ एक बार शेयर भी जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे रमन मैग्सेसे। इन्हीं की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो उस मिसाइल का नाम आपको बताना है जो सतह से सतह पर वार करती है। पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, नाग है या अस्त्र है? इस प्रश्न को मैं 1-2 बार शायद पहले भी आपको बता चुका हूं, मुझे याद आ रहा है। तो पृथ्वी साथियों सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? नील नदी हो जाएगी, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। और सभी का आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कई बार बता चुका हूं, जिस किसी भी नृत्य के अंत में अट्टम आ जाए वो साथियों 100% गारंटी के साथ केरल का एक नृत्य होगा। तो इसलिए जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। 25 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी। तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या राज्यसभा के? तो मंत्रिपरिषद की यहां पर बात आई है साथियों, ये तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया? जो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों, ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? आपको ध्यान रखना है साथियों, साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था। आंसर आपका किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। अजंता की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या शैव धर्म से? साथियों ये बात करें अजंता की गुफाओं का संबंध जो है वो किस धर्म से है? भाई बौद्ध धर्म से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भागशु खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं? तो भागशु खान की अगर बात करते हैं साथियों, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा था? यानी कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस राज्य का नाम साथियों क्या है? उस राज्य का नाम गोवा है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य था। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। 500 के नोट पर साथियों चंद्रयान का, लाल किले का, अजंता एलोरा की गुफाओं का या हम्पी का? तो 500 के नोट पर लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। आपको ध्यान रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? अगर बात करें वायुमंडल की तो नाइट्रोजन की गैस की मात्रा की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है भाई 78% है। आपको ध्यान रखना है, सैकड़ों बार साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का यात्री था और ये भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में यह भारत आया था। तो जिनका भी आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो पहले राज्य हैं और फिर उसके बाद राजधानियां हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम की राजधानी भाई गंगटोक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की अगर राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी तो भाई कोहिमा है, यहां पर भुवनेश्वर लिख दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा और यही आपका राइट आंसर है। उसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली किसान रेल जो थी साथियों देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी, यह बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है? ओखला पक्षी विहार, पार्वती आरंग पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार? तो बात करें साथियों नवाबगंज पक्षी विहार की तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। क्या कि उत्तर प्रदेश में, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये प्रश्न में ही बताया जा रहा है। तो अगर साथियों प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो कई सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो एक एक प्रश्न और उसका उत्तर भी आपको दे देते हैं। जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार की यहाँ पर बात चल रही है, तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। तो इस नवाबगंज पक्षी विहार का नाम जो है वो बदल दिया गया है और क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। ये दो मुख्य रूप से बात आपको ध्यान रखना है। अगर शेरशाह की साथियों बात करते हैं तो शेरशाह को दफनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात करें अगर हम लोग तो शेरशाह सूरी की बात करें तो हुमायूं को इसने दो युद्धों में हराया है। एक तो आपका कन्नौज के युद्ध में हराया है, उसके अलावा आपको हराया है इस चौसा के युद्ध में। दो लगातार वर्ष हुए हैं, मैं 1539 में हुआ और 1540 में, और दोनों बार हुमायूं हारा है शेरशाह सूरी से। अगर शेरशाह सूरी के बचपन के नाम की बात करें तो फरीद खां इसके बचपन का नाम था। कहा यह जाता है कि फरीद खां ने, जो इसके बचपन का नाम था, फरीद खां ने शेर को एक तलवार के वार से मार दिया था। इसलिए ठीक है एक शख्स थे जिन्होंने इसको शेरशाह की उपाधि दी थी। शेरशाह की नहीं बल्कि शेर खां की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह ने ही करवाई थी। तो अगर बात करें साथियों शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 25 मई को, 24 जनवरी को या 20 जून को? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की? देखिए गुलाम वंश को जो है वो दो नामों से जाना जाता है। आपसे गुलाम वंश की जगह दास वंश भी लिख के आ सकता है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी, या मामलूक वंश की स्थापना किसने की। तो उत्तर आपका जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक साथियों कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी हुई होती है? तो कंप्यूटर चिप साथियों किस धातु की बनी होती है? ग्रेफाइट की, सिलिकॉन की, स्वर्ण की या क्रोमियम की? तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इसलिए आंसर आपका किस प्रश्न के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर उत्तर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 72 आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसके तहत वो क्षमादान कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? शुरू से हम लोग देख रहे हैं जैसे कि चींटी की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल यहां पर पाया जाता है, बिल्कुल सही। फिर से मैं आपको बता रहा हूं 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे पूछा जाएगा चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू की बात करें तो साइट्रिक अम्ल। क्या लेकिन नारंगी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। नारंगी में साथियों एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो सवाल पैदा होता है कि नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी में एसिटिक अम्ल नहीं। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई? तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत बार मैं भी करवा चुका हूं। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? 1911, तो 1911 आपको ध्यान रखना है कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, फिर जो दिल्ली बनाई गई वो 1911 में बनाई गई। उसके बाद देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है कि प्रसिद्ध कवि हैं, शायर हैं, संगीतकार हैं अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अमीर खुसरो की अगर बात करें या अमीर हसन की बात करें तो ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए कि अमीर खुसरो या अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे, ये बलबन के समय में थे। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों जो है अगर बात करें इनका जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कासगंज ऑप्शन में आ जाए तो कासगंज आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था साथियों कब लागू की गई? 1959 में लागू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बिहू लोक नृत्य की बात करें, बिहू भी आ जाता है, कभी कभी बिहू भी आ जाता है। तो बिहू लोक नृत्य साथियों कहाँ से संबंधित है, यानी कि कहाँ पर बिहू लोक नृत्य किया जाता है? तो असम में अगर बात करें तो बिहू लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी घटना कब घटित हुई? आपसे पूछा जा रहा है। 1920 में, 21 में, 22 में या 1925 में?
तो 1922 की बात करें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चौरा चौरी कांड जो घटित हुआ साथियों वो 1922 को हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि खेल है और जो ट्रॉफी दी जाती है कब दिए जाते हैं वो उसके सामने है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर कि डेविस कप किस खेल में दिया जाता है, तो टेनिस में दिया जाता है। राइडर कप किस में दिया जाता है, तो गोल्फ के खेल में दिया जाता है। उबेर कप किस में दिया जाता है, तो उबेर कप भी बैडमिंटन में दिया जाता है। लेकिन मर्डेका कप की बात करें साथियों तो ये टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है, बल्कि मर्डेका कप जो होता है ये फुटबॉल से संबंधित होता है, यानी कि फुटबॉल में दिया जाता है, टेनिस में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर साथियों अगर फुटबॉल लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर टेनिस लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा, और गलत है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त साथियों किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई थी, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपसे आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई, तो आपको ध्यान रखना है सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली जो एक कमेटी थी, इसकी कमेटी की सिफारिश पर साथियों स्थायी बंदोबस्त साथियों जो है वो लागू की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, पूछा जा रहा है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की अगर बात करते हैं तो कोयम्बटूर में स्थित है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड साथियों किससे संबंधित होगा, श्वेत क्रांति से संबंधित होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर लखनऊ को, कानपुर को, हरिद्वार का या गाजियाबाद को कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं साथियों कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कि डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है डिजिटल इंडिया का, देश में पढ़ाई का डिजिटलीकरण करना, या देश में साधन का डिजिटलीकरण करना, या देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे उपयुक्त उत्तर साथियों क्या हो सकता है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को इंटरनेट के साथ जोड़ देना ही साथियों डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप होता है, तो कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप होता है, ग्रेफाइट अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए, 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, या 6 महीने में। तो कितने समय में साथियों लौटा देना चाहिए, 14 दिन में लौटा देना चाहिए। जो लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है धन विधेयक, इसको राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों में साथियों, तो 14 दिनों में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, देहरादून में, शिमला में, या रांची में। तो अगर बात करें भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पर है, तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में, या सामवेद में। तो जादू टोने का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए किस वेद में किया गया है, तो आपका उत्तर साथियों क्या हो जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अथर्ववेद में जो किया गया है वो जादू टोने का वर्णन किया गया है, और वशीकरण का भी वर्णन किया गया है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो यक्षगान भी साथियों कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा, उम्मीद करता हूं। उसके बाद देखिए कुमार संभव जो होती है, कुमार संभव में किसकी रचना है, नारायण पंडित की, कालिदास की, जयशंकर प्रसाद की, या सी आर देवधर की। तो कालिदास, आपको ध्यान रखना है, कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो साथियों कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की
गई तो मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चीन के बीच है। ये कब निर्धारित की गई, ये अगर आपसे पूछ ले तो 1914 में इसको निर्धारित किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? गुप्त काल के शासक थे साथियों, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? ये सबसे ज्यादा शासक कौन सी भाषा बोलते थे, इस्तेमाल करते थे? तो संस्कृत बोली जाती थी। तो गुप्त काल में साथियों कौन सी भाषा को प्रोत्साहन किया गया? तो संस्कृत को दिया गया। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है और जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है। राज्यों के गवर्नर जो होते हैं, हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, ये अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए भाई। चलिए, तो जो राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? यानी कि जो पुलिस स्टेशन होती है, उस पुलिस स्टेशन का आपसे पूछा जा रहा है कि उस पुलिस स्टेशन के कार्यालय लिपिक किसे कहा जाता है, उसके अलावा कीपर किसे कहा जाता है, सॉरी रिकॉर्ड कीपर किसे कहा जाता है, या पुलिस थाने का लेखपाल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है? तो पंजाब में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में। तो तमिलनाडु यहां पर आपको ध्यान रखना है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु वो एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव जो है वो होता है। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। धोने का सोडा, कार्बोनिक सोडा, कास्टिक सोडा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम साथियों क्या हो जाएगा? धोने का सोडा हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। अमेरिका की खोज आपसे पूछी जा रही, किसके द्वारा की गई? तो भारत की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। और अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? ऐसा कहा जाता है कोलंबस के द्वारा। तो सभी का उत्तर ए के साथ जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? बॉक्समैन ने, हैनीमैन ने, विलियम हार्वे ने। तो बात करें रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। 1857 में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी साथियों, बिहार कह लो या जगदीशपुर कह लो, यहां से कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था। किसका? 1857 के विद्रोह का। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो किस देश की संसद को? बांग्लादेश की, नेपाल की, फ्रांस की या मालदीव की? तो नेपाल आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तंजौर का बृहदेश्वर कहां पर है साथियों? तंजौर में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया था? राजराज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि कामागाटा मारू क्या है? आपसे पूछा जा रहा है भाई। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, या चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, उपरोक्त में से कोई नहीं था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, ठीक है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अम्लीय विलयन की जब भी हम पीएच मान की बात करते हैं तो साथियों ये 7 से कम होगी, ठीक है। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्षारीय विलयन की मान की बात करेंगे तो कितना होगा? 7 से अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना। उदासीन का क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट साथियों किसका अयस्क होता है? आपको जानना होना चाहिए। एल्यूमिनियम का साथियों अयस्क होता है बॉक्साइट। तो इस प्रकार जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो ये साथियों 200 प्रश्न हो चुके हैं। अभी 50 प्रश्न और देखकर आपको जाना है और तैयार होकर जाना है सामान्य ज्ञान के सेक्शन में, और मजबूत होकर आपको जाना है। 50 क्वेश्चन अभी बाकी हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण ने, या एम.जी. रानाडे ने, या केशव चंद्र सेन ने? अगर बात करें साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो किस पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन को जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो साथ ही किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुत के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, किसने किया था? तो चंगेज खान ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण तो सत्यमेव जयते, यानी कि पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है कि सत्यमेव जयते कौन से कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, या मुंडकोपनिषद से? तो साथियों कहां पर से लिया गया है? आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? यानी कि जैमिनी राय मूर्ति कला से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, या नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं? तो अगर बात करते हैं जैमिनी रॉय से, तो साथियों इन्होंने नाम जो कमाया है वो चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ था? सतलज नदी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर, या गोदावरी नदी पर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे किसका जिक्र चल रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो किया गया था वो साथियों दामोदर नदी पर किया गया था, आपको ध्यान रखना है। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। अब उसके बाद देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है कि बताइए भाई किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, महानदी को, या कावेरी नदी को? तो नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, गोदावरी नदी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसको ही साथियों दक्षिण गंगा कहा जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों कि नोटबंदी के आपको उद्देश्य बताना है, क्या क्या उद्देश्य है, चलिए। तो अगर बात करें काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल सही कि काला धन कितना है इसलिए नोटबंदी की गई थी। नकली मुद्रा पर रोक लगाना, जो नोटबंदी के बाद जो नकली मुद्रा है वो तो साथियों आ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, तो इसलिए इसके भी एक उद्देश्य था। आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, तो ये भी एक उद्देश्य था। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई को। तो अगर बात करें 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र? तो बात करें साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सेवा क्षेत्र से साथियों सबसे ज्यादा करों का भुगतान किया जाता है। उसके बाद देखिए कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में यानी कि एक साल में कम से कम कितने अधिवेशन होने जरूरी हैं, कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? साल में एक अधिवेशन, दो, तीन, या चार? तो साथियों कितने अधिवेशन? दो अधिवेशन होना साथियों कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। तो राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री ही होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर विस्तृत संविधान जो है किस देश का है? भारत का संविधान है। बात करें भारत ने कई सारे देशों से कई सारी विशेषताएं ली है, जैसे कि यहाँ पर जो एक जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है ये नियम कौन से संविधान से लिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से संविधान से लिया गया भाई? आयरलैंड से लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। तो जो लोग भी बी के साथ हैं बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या राष्ट्रपति करते हैं?
तो अगर बात करते हैं साथियों न्यायपालिका की, तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे बनेगा और उत्तर के रूप में किसी उत्तर में साथियों न्यायपालिका लिखा होगा तो आपको न्यायपालिका उत्तर लगा देना है। एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? द रोड अहेड इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कि इसके लेखक कौन है? बिल क्लिंटन है, गुजराल हैं, बिल गेट्स हैं या टी एन शेनन हैं। तो बात करें साथियों बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स इस पुस्तक के लेखक है। किस पुस्तक के लेखक हैं? द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चेतना उतक के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेतना उतक के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तंत्रिका को चेतना उतक के नाम से जाना जाता है, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों कितना होता है? 7 पॉइंट होता है, 7.0 होता है या 7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दूरी की इकाई है, समय की इकाई है या प्रकाश की तीव्रता की इकाई है या इनमें से ये सभी की इकाई है। तो अगर बात करें दूरी की इकाई क्या है, तो दूरी साथ सॉरी प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है दूरी की इकाई साथियों क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी? तो दूरी की है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसरो किस संगठन शब्द संक्षेप है, यानी कि इसरो की कुल मिला के आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि ISRO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन स्टील रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं, स्टील नहीं आता भाई, स्पेस आता है। इंडियन इंटरनेशनल ये भी नहीं होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही इसरो की फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वालर नृत्य जो है साथियों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? गरासियों के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। स्टीफन हॉकिंस की अगर बात करते हैं तो स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया साथियों वो कब सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1978 में, 1988 में, 1989 में, 2009 में। 1978 में साथियों स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित। उसके बाद देखिए कि व्यक्ति है और क्षेत्र है, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कूट आपके सामने दिए गए हैं। तो सलमान रुश्दी की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं सलमान रुश्दी जो है वो साहित्य से संबंधित हैं। अगर जब बात करते हैं जेरी यंग की, तो ये इंटरनेट के से संबंधित हैं और हरीश खरे की साथियों ये मीडिया से संबंधित हैं। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ए का साथियों 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा। तो 312 जहां पर लिखा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश करेंगे। पूछा यहां पर यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन जो होगा वो गलत होगा। तो गलत कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना की गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनेगा कि हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना 1971 में की गई। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो 1987 में की गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या जा रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं असत्य है बल्कि सभी सही हैं, सभी सत्य हैं। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जोबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का। आपका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। तो राइट आंसर की अगर बात करें साथियों दिमास जन हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जोबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? दिमास जन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। न्यूजीलैंड में साथियों जो लोग रहते हैं इनको कीवीज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए
उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सॉरी कौन सा कथन सत्य है। दो कथन यहाँ पर आपके सामने है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना कब की गई? 2010 में की गई, तो बिल्कुल सही है, तो 2010 में की गई, ये तो सही हो जाएगा। इसे चीन नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। जो कन्फ्यूशियस पीस पुरस्कार है साथियों, इसको नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है चीन का, तो बिल्कुल सही, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे और 1 और 2 दोनों कथन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चलिए भाई, तो राइट आंसर की अगर बात करें 7 अप्रैल होगा, 23 जुलाई होगा, 21 जून होगा या 21 सितंबर होगा। तो यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो किसका लिंग अनुपात सबसे कम था? दमन एवं दीव का लिंग अनुपात सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि तीसरी कलम, ये एक फिल्म है साथियों तीसरी कलम, तो इसके निर्देशक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन इसके निर्देशक थे? तो कौन इसके निर्देशक थे? बासु भट्टाचार्य इसके निर्देशक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बताइए भाई, कौन सा जोड़ा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से कौन सा जोड़ा साथियों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? तो ताप आपका है, यानी कि कवास ताप विद्युत संयंत्र है। कवास ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, यही वाला सही है, बाकी ये वाले गलत हैं आपके। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके बाद देखिए कि जो मैनेची शिंबुन है, ये किस देश का एक समाचार पत्र है? ये मैनेची शिंबुन एक समाचार पत्र का नाम है, तो किस देश के समाचार पत्र का नाम है? तो जापान के समाचार पत्र का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नई दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है या कानपुर में है? तो कहां पर स्थित है साथियों? हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में की गई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एक बोर्ड का खेल नहीं है, कौन सा एक बोर्ड का खेल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, सांप और सीढ़ी ये भी बोर्ड का खेल है, शतरंज ये भी है, चेकर्स ये भी है, लेकिन ब्रिज की अगर बात जब हम करते हैं तो ये ताश के पत्तों का खेल है भाई, ये बोर्ड का खेल थोड़ी ना है। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार हैं। ये किस इवेंट पर जश्न मनाए जाते हैं? भगवान गणेश के जन्म पर, रावण की हत्या पर, चंद्र ग्रहण पर या नए साल की जब शुरुआत होती है उस दिन? तो अगर बात करें साथियों, जब नववर्ष होता है यानी कि नए साल की शुरुआत होती है, तो ये सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण के पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था आपको ध्यान रखना है। जो चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी संस्करण जो जारी किया था, प्रकाशित किया था, वो पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1785 में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे पूछा जा रहा है साथियों। 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी साथियों? तो विश्व भारती की स्थापना की थी। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसको आप लोग पढ़ भी चुके हो और देख भी चुके हो, लिखा हुआ भी देख चुके हो और मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें 1500 करोड़ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की जो धारा 6 है, धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक
किस सीमा तक की सीमित करती है, तो 1500 करोड़ तक, यानी कि किस सीमा तक सीमित करती है, 1500 करोड़ तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। उसके बाद देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना इनमें से कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, तो बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर कूट आपके सामने दे रखे हैं, बताइए भाई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, भागड़ा की बात करें तो केरल का लोक नृत्य थोड़ी ना है, भागड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। तो कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला गलत हो जाएगा। और लावनी की बात करें या लावड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य, तो तीसरा वाला ही बिल्कुल जो है वो गलत है सिर्फ, और सिर्फ तीसरा कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ जो किया गया था वो 20 अक्टूबर 2011 को किया गया था। तो पूछा जा रहा है साथियों, बेंगलुरु में किया था, चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में किया था, तो कहां पर किया गया था, यही तो आपसे पास साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र जो है वो है, ताड़ के, पीपल के, बरगद के या खजूर के। तो आरबीआई में लोगों के ताड़ के पेड़ का साथियों चित्र है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पेड़ का चित्र है, ताड़ के पेड़ का चित्र है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा यहां पर संरक्षण लिखा हो साथ ही, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, 14 मई को, 17 दिसंबर को, 14 दिसंबर को या 27 सितंबर को। तो यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इनमें से कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऐसी कौन सी है जो घायल व्यक्तियों और युद्ध कैदियों की देखभाल करती है, तो रेड क्रॉस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कूट आपके सामने यहाँ पर है, कूट आपके सामने है। तो अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद की रचना, सेवा सदन है, रंगभूमि है, गबन है। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर गार्डन की, तो ये थोड़ी ना है मुंशी प्रेमचंद्र की, तो द गार्डन जो है ये किसकी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो चौथा वाला आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि पूछा जा रहा है कि पुस्तकों के साथ संबंधित है मुंशी प्रेमचंद की। तो 1 2 3 कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए, लावेर कप किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लावेर कप भी जब भी बात आती है साथियों, टेनिस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लावेर कप जो है वो टेनिस के खेल में ही दिया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है। जो हिडकल परियोजना है ये कर्नाटक में किस नदी पर है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि साथियों के हिडकल परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक में है। पूछा जाए साथियों किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो घाट प्रभा नदी के साथ जाना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे इस्पात का चौखट यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। तो स्टील फ्रेम की साथियों संज्ञा किसे दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं साथियों भारतीय नागरिक सेवा की यानी कि इंडियन सिटीजन सर्विस की अगर बात करते हैं, तो साथियों इसको इस्पात का चौखटा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखिए साथियों, अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, 250वां अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो वर्ष 2011 में जो गठित हुई थी नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी राजधानी क्या थी साथियों, जुबा जो थी वो इसकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये 250 प्रश्नों की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।